दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी एक बैड न्यूज़ निकल के आ रही है। यस बैंक के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ी यहाँ पे एक अमाउंट पेनल्टी के तौर में लगाई है। काफ़ी बड़ी डिमांड की गई है और यस बैंक इसको लेकर क्या कह रहे हैं समझने की कोशिश करेंगे। पूरा मामला क्या है उसको समझेंगे। वैसे तो यस बैंक लगातार मजबूत हो रही है। यस बैंक डिजिटल ट्रांजैक्शन में दूसरी बैंकों को पछाड़ के अपनी पोजीशन को नंबर 1 में ले पर आई है और इंडिया की प्राइवेट सेक्टर की टॉप 6 बैंकों में शामिल, यानी छठे नंबर पे यस बैंक है। लगातार अच्छे रिजल्ट भी दे रही है। उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस नहीं बढ़ पा रही है। शेयर काफ़ी नीचे है। 32 रुपये के आसपास जो स्टॉक पहुंचा था इस समय 16-17 रुपये के आसपास है। आधी कीमत में आ गया है। क्या है आगे की रणनीति समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा एफआईआई ने बाजार में फिर से बिकवाली शुरू कर दी है। क्या एफआई बाजार में अभी भी खरीदारी करने को तैयार नहीं है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात कर ले तो 16.89 पर क्लोजिंग थी। फ्राइडे को 1.69% की गिरावट देखने को मिली। अब बाजार फ्राइडे को काफ़ी नीचे आ गया था एफआई की बिकवाली की वजह से, जिससे यहाँ पर भी स्थिति खराब हुई। स्टॉक नीचे आया क्योंकि दिन में तेजी थी, स्टॉक 17.5 तक पहुँचा था, लेकिन बाजार की गिरावट की वजह से स्टॉक नीचे आ गया। अब इसकी परफॉर्मेंस देखे पिछले 5 सालों की 3 मंथ के हिसाब से इसकी जो परफॉर्मेंस देखे हाई प्राइस इसकी 20.19 के आसपास थी। 1 ईयर की बात कर ले तो यहाँ पे स्टॉक 28.55 तक पहुँचा था, काफ़ी बेहतर किया था। और पिछले 3 साल का हाई इसका 32.85 का, ये पिछले कई समय के बाद इसने बनाया। 5 ईयर का हाई भी 32.85। कोविड काल के बाद इसने 32 रुपये के ऊपर तक जाके बताया था, लेकिन उसके बाद बाजार में जो गिरावट का दौर शुरू हुआ उसमें लगातार यस बैंक का स्टॉक भी गिरने लगा। 3 मंथ का लो अगर देखें तो 16.02 के आसपास है और इसका 1 ईयर का लो भी 16.02 के आसपास है जो अभी रिसेंटली इसने बनाया। 3 ईयर का लो इसका 12.10 के आसपास है और इसका 5 ईयर का लो 10.50 का है, जो कोविड के बाद जब आप देख सकते हो कि फिर से यस बैंक डूब के वहाँ पर एसबीआई की मदद से खड़ा किया गया और बहुत सारी बैंकों ने मिलकर इसमें निवेश किया। 10 रुपये की प्राइस से उनको शेयर ऑफर किए गए। तब से अगर आप देखें तो उस हिसाब से स्टॉक अभी भी ठीक ही लग रहा है, लेकिन काफ़ी समय निकल गया है, उतना बेहतर रिटर्न नहीं दिया है। तो अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक से आयकर विभाग ने 2209 करोड़ रुपये का टैक्स मांगा है और इस आदेश के खिलाफ यस बैंक आगे अपील करने को बिल्कुल तैयार है। तो यस बैंक को असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए 2209 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डिमांड नोटिस मिला है। बैंक ने शेयर बाजार को एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए इसकी जानकारी शेयर की है। यस बैंक को लगता है कि यह मांग बहुत ज़्यादा गलत है। बैंक ने कहा है कि उसे असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 144 के तहत 30 सितंबर 2021 को एक आदेश मिला था। इसमें बैंक को पहले दाखिल आयकर रिटर्न में क्लेम किए गए रिफंड के अनुरूप रिफंड प्रदान किया गया था। संबंधित असेसमेंट ईयर को अप्रैल 2023 में आयकर विभाग ने रीओपन किया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि विभाग की नेशनल फेसलेस असेसमेंट यूनिट ने 28 मार्च 2025 को रीअसेसमेंट ऑर्डर पास किया। इसमें कोई एडिशनल डिसअलाउंसेज एडिशंस नहीं किए गए हैं, यानी जिन ग्राउंड पर रीअसेसमेंट कार्रवाई शुरू की गई थी उन्हें छोड़ दिया गया है। इस तरह एक्ट के सेक्शन 144 के तहत पास ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर में जिस कुल इनकम को एसेट किया गया है वही रीअसेसमेंट ऑर्डर में भी बरकरार रखी है। नतीजन बैंक के खिलाफ इनकम टैक्स की कोई जो मांग है उसको उठाया नहीं जाना चाहिए था। यस बैंक ने आगे कहा है कि लेकिन इसके बावजूद एक्ट के सेक्शन 156 के तहत जारी क्यूपिटेशन सीट और डिमांड नोटिस में ब्याज समेत 2209.17 करोड़ रुपये की इनकम टैक्स डिमांड की गई है। यह पहली नज़र में बिना किसी बेसिस के की गई डिमांड लगती है।
बैंक का मानना है कि उनके पास इस मामले में अपनी स्थिति को उचित रूप से प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त आधार है। यस बैंक लागू कानून के तहत रीअसेटमेंट ऑर्डर के खिलाफ अपील और कार्रवाई करेगा। बैंक ने यह भी कहा है कि इस आदेश के कारण उनके फाइनेंशियल ऑपरेशंस और अन्य गतिविधियों पर कोई प्रतिकूल असर पड़ने की कोई संभावना नहीं है, यानी इस आदेश से उनके कारोबार पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यस बैंक का अगर आप शेयर देखें 28 मार्च को 16.89 पर क्लोज हुआ था। बैंक का मार्केट कैप 53,000 करोड़ रुपए के आसपास है। पिछले 6 महीनों में 25% की गिरावट हुई है और अभी साल भर में देखें तो 14% की गिरावट हुई है। बैंक पूरी तरह से भी देखें तो 100% जो हिस्सेदारी है वो पब्लिक शेयर होल्डर के पास है, इसमें प्रमोटर कोई नहीं है। तो कुल मिला के यस बैंक आगे अपील करेगी और वो इस पेनल्टी को मानने को तैयार नहीं है। उनके हिसाब से ये गलत तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके ऊपर आदेश निकाला है, तो वो आगे इसके ऊपर जाएंगे। तो कुल मिला के देख सकते हो कि यस बैंक के लिए एक तरह से ये झटका तो साबित हुआ है, रकम बड़ी है। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एफआई ने बाजार में बिकवाली शुक्रवार को ज़बरदस्त की और बाजार को झटका दिया। तो शेयर बाजार में शुक्रवार को विदेशी निवेशकों की तरफ से जारी खरीदारी का सिलसिला थम गया। 6 सत्र की खरीदारी के बाद विदेशी निवेशक घरेलू बाजार में शुद्ध बिकवाल साबित हुए, यानी उनके द्वारा बेचे गए शेयरों का मूल्य उनके खरीदे गए शेयरों के मूल्य से ज़्यादा रहा। दूसरी तरफ घरेलू निवेशकों ने उनके द्वारा की गई बिकवाली की भरपाई खरीदारी से की है। शुक्रवार के कारोबार में घरेलू शेयर बाजार की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुए। निफ्टी 73 अंक गिरकर 23,519 के स्तर पर क्लोज हुआ। तो मौजूदा वित्त वर्ष के आखिरी कारोबारी सत्र यानी 28 मार्च 2025 के आंकड़ों के अनुसार एफआई और एफपीआई की तरफ से कुल मिलाकर 11,508.47 करोड़ रुपए के मूल्य के बराबर की खरीदारी की गई। दूसरी तरफ उन्होंने 15,861.29 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए, यानी शुक्रवार को विदेशी निवेशकों ने 4,352.82 करोड़ रुपए की बिकवाली कर दी। जो पिछले कई दिनों से खरीदारी कर रहे थे उस पर ब्रेक लग गया, फाइनली बड़ी बिकवाली की। इसी के साथ घरेलू निवेशकों ने शुक्रवार को कुल मिलाकर 16,920.46 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। वही उन्होंने 9,273.97 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, यानी घरेलू निवेशकों ने 7,646.49 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी की है। यानी घरेलू निवेशक जो है वो बाजार में खरीदार थे और उन्होंने बाजार को सपोर्ट दिया है। पिछले 6 सत्रों में दिखी खरीद की वजह से मार्च में एफआई की बिकवाली के आंकड़े ज़्यादा ऊंचे नहीं रहे। मार्च के दौरान एफआई ने 2,786 करोड़ रुपए के बराबर मूल्य शेयर की बिकवाली की है। वही इस दौरान घरेलू निवेशकों ने 37,073 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी की है। तो साल 2025 में अब तक एफआई की बात करें 1,40,230 करोड़ रुपए के मूल्य के शेयरों की बिकवाली की है। वही घरेलू निवेशकों ने इस दौरान 1,88,515 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। यानी आप देख सकते हो कि जो बिकवाली कर रहे हैं एफआई, उसके सामने डीआई बाजार को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अब देख सकते हो कि हमारे सामने Q4 आने वाला है। अपेक्षा है कि Q4 बेहतर होगा और अगर Q4 बेहतर होगा तो शेयर की प्राइस में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। हर बार Q4 काफ़ी अच्छे ही हमने देखे, लगातार कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ रहा है और इसीलिए आने वाले समय हमें उम्मीद है कि एफआई की इस बिकवाली का दौर भी रुकेगा और बाजार की संभावना पॉजिटिव बनेगी और यस बैंक भी बेहतर करेगा और काफ़ी करेक्ट हो चुका, तो यहाँ से एक अच्छी उम्मीद दिखाई देती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।